हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 10th मैथ चैप्टर 1 क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। जो रियल नंबर्स चैप्टर है उसमें क्वेश्चंस स्टूडेंट करते हैं क्वेश्चंस। बट जो नए बच्चे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे मेरा सजेशन होगा कि इससे पहले का कंसेप्ट का जो वीडियो है वो एक बार देख लीजिएगा, तो ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन स्टार्ट करूँ मैं, उसमें एक स्टार्टिंग में एक पज़ल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पज़ल। देखते हैं पज़ल क्या है। स्क्रीन पे देखिए आप लोग, लिखा हुआ है कि एक एग सेलर है, वो अपने एग्स को बेचने के लिए निकलता है एक बास्केट में रख के। तो क्या होता है, रास्ते में उसे कोई फालतू इंसान मिल जाता है, तो वो उससे बातें करने लगता है। तो बातों बातों में उनमें थोड़ी सी बहस होने लगती है। बहस में वो फालतू इंसान है, वो इसकी बास्केट को हाथ लगा देता है और उसके एग्स गिरा देता है। तो स्टूडेंट कुछ एग्स उसके टूट जाते हैं। तो फिर वो दोनों पंचायत बिठवाते हैं। पंचायत में फैसले के लिए वो दोनों जाते हैं। तो जो एग सेलर है वो जो न्याय करने वाला पंच है उससे बोलता है कि इससे मेरे जितने एग टूटे हुए हैं एग्स के पैसे दिलवा दीजिए। तो स्टूडेंट्स वो पूछता है उससे कि भाई तेरे कितने एग थे। अब उसका जो बताने का तरीका है बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो वो बताता है, इफ़ काउंटेड इन पेयर्स 1 विल रिमेन, इफ़ काउंटेड इन थ्रीज 2 विल रिमेन, इफ़ काउंटेड इन फोर्स 3 विल रिमेन, इफ़ काउंटेड इन फाइव्स 4 विल रिमेन, इफ़ काउंटेड इन सिक्सेस 5 विल रिमेन, इफ़ काउंटेड इन सेवन्स नथिंग विल रिमेन। माई बास्केट कैन नॉट अकोमोडेट मोर देन 150 एग्स। वो बताता है अगर जो मेरे एग्स को 2-2 करके काउंट करोगे तो भाई एक बच जाएगा बास्केट में। अगर जो मेरे एग्स को 3-3 करके काउंट करोगे तो 2 बच जाएंगे। 4-4 करके काउंट करोगे तो 3 बच जाएंगे। 5-5 करके काउंट करोगे तो 4 बच जाएंगे। 6-6 करके काउंट करोगे तो 5 बच जाएंगे। और अगर जो 7-7 करके काउंट किया तो एक भी नहीं बचेगा। तो स्टूडेंट्स वो ये भी बता रहा है कि मेरी बास्केट में 150 से ज़्यादा एग्स नहीं आ सकती। अब देखते हैं। तो बता रहा है कि उन्हें डिवाइड करने का तरीका वो बता रहा है, यानी वो यूक्लिड का डिवीज़न लेमा है उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाह रहा है। फिर बाद में क्वेश्चन है कि टोटल कितने एग्स थे, ये आपको पता करना है। अब वो जो न्याय कर रहा है उसे नहीं पता करना, अब आपका काम है पता करना है कि उसके कितने एग्स हैं। तो स्टूडेंट देखते हैं। सबसे पहले तो बता रहा है इसमें अगर जो पेयर में काउंट करोगे तो कितने आएंगे, तो 1 रिमेन होगा, एक बच जाएगा। तो मान लेता हूँ लेट द टोटल नंबर ऑफ एग्स इज इक्वल टू ए। मान लिया टोटल नंबर ऑफ एग्स के बारे में स्टूडेंट्स। तो अब मैं मानूंगा ए इज इक्वल टू, अब वो बता रहा है उसके अकॉर्डिंग, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करूं या ना करूं, बट वो बता रहा है उसके अकॉर्डिंग चल रहा हूं मैं। अगर जो 2 से डिवाइड करता हूं, 2 से डिवाइड किया मैंने, एक्स बार डिवाइड किया, या मान लेते हैं किसी टाइम डिवाइड किया जैसे कि के टाइम डिवाइड किया, ओके, तो 1 रिमाइंडर बच जाता है। मतलब 2 से डिवाइड करता हूँ सभी को तो एक रिमाइंडर आ जाता है। अगर जो मैं एक को 3 से डिवाइड करता हूँ तो कितना बचता था स्टूडेंट, 2 बचता है। और अगर जो मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो 3 बचता है। और अगर जो मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो 4 बचता है। और अगर जो मैं 6 से डिवाइड करता हूँ तो फिर यहाँ पे 5 बचता है। और अगर जो मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो 0 रिमाइंडर बच जाता है। और उसमें जो टोटल एग्स हैं वो 150 से ज़्यादा नहीं आ सकते, यानी 150 से अंदर ही है। तो स्टूडेंट अब मैं कैसे पता करूं कि उसके कितने एग्स हैं। तो भाई जो उसकी बास्केट है, बास्केट में जो एग्स होंगे भाई वो सारे के सारे जो हैं वो 2 से डिवाइड करूंगा तो एक बचेगा। 3 से डिवाइड करूंगा। अब सोचो अगर जो ये नहीं बचते तो वो इन सब से डिवाइड हो जाता, 7 से, 6 से, 5 से, 4 से, 3 से, 2 से, सब से डिवाइड हो जाता भाई। अगर जो एक भी नहीं बचता, मतलब 7 की तरह केस होता तो सबसे पहले मैं क्या काम करूँगा, इस केस को थोड़ा सा हाइड कर लूँगा मैं। अब आऊँगा भाई 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से।
तो सोचो अगर जो मैं इन सबको हटा देता, इनकी ही बात करता, तो इनका एलसीएम निकाल लेता सबका एलसीएम निकालने के बाद में जो आंसर आता वही हो जाते मेरे टोटल नंबर ऑफ एग्स, क्योंकि वो इन सबसे कंप्लीट डिवाइड होते कोई नहीं बचता। लेकिन अब एक एक रिमाइंडर बच रहा है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, 2 से डिवाइड किया, एक रिमाइंडर बच रहा है, इनमें 1 का डिफरेंस है। 3 से डिवाइड किया, 2 का रिमाइंडर बच रहा है, तो फिर 1 का है। 4 से डिवाइड किया, 3 बच रहा है, 1 का डिफरेंस है, 1 का। तो स्टूडेंट यहाँ पे जब सेम नंबर ऑफ डिफरेंस होता है तो हम क्या करते हैं कि इनका एलसीएम तो निकालते ही हैं, एलसीएम निकालने के बाद में जो सेम डिफरेंस है ना, उस डिफरेंस को माइनस कर देते हैं। तो डिफरेंस कितना है यहाँ पे, 2 - 1 1 आ रहा है अभी, 3 - 2 1 आ रहा है, 4 - 3 ये भी 1 आ रहा है, 5 - 4 1 आ रहा है, 6 - 5 1 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे सेम डिफरेंस नहीं है, 7 - 0 7 आ रहा है, तो इसी वजह से ये केस मैंने अलग रखा है। तो वैसे अगर जो ये रिमाइंडर नहीं आते तो इनका एलसीएम निकाल लेता, वही आंसर होता। लेकिन अगर जो रिमाइंडर आ रहे हैं और सेम डिफरेंस आ रहा है डिवाइज़र का और रिमाइंडर का, तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि एलसीएम निकाल लेते हैं डिवाइज़र्स का। 2 3 4 5 6 का एलसीएम निकाल लूँगा मैं और बाद में 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूँगा। तो नाउ एलसीएम ऑफ 2 3 4 5 6, अब ये तो आता ही आपको एलसीएम निकालना, 60 आएगा भाई, एलसीएम 60 आ गया। अब मैं 60 से अगर जो 1 माइनस करूँ, 60 से 1 माइनस करूँ, 59 आ गया। तो ये मेरे टोटल नंबर ऑफ एग्स हो सकते हैं। लेकिन इन सारी कंडीशंस को फॉलो करने चाहिए। क्वेश्चन अगर जो इतना होता, ये 7 वाला केस नहीं होता, केवल इतना होता, तो ये 59 आंसर था मेरा। लेकिन ये भी है इसमें कि 7 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो 7 से क्या ये 59 डिवाइड होगा? भाई 7 की टेबल में नहीं आता। फिर क्या करते हैं, जब ये डिवाइड नहीं हो रहा तो एक काम करो, इसका डबल करो। इसका जब मैं डबल करूँगा ना तो क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब 120 से 1 माइनस करो, 119। क्या ये 7 से डिवाइड हो रहा है? ये वाला ऑफ कोर्स हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, वैसे और ज़्यादा भी आंसर हो सकते हैं, लेकिन वो ये कह रहा है कि उसमें 150 से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है बास्केट में, क्योंकि 60 का ट्रिपल करूँगा 180, तो भाई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 180 ज़्यादा हो जाएगा इससे। तो यहीं तक हमें देखना है कि इसका डबल कर देना है 120 से, और 120 से 1 माइनस कर देना है, 1 सेम डिफरेंस आ रहा है इसकी वजह से। यानी इन सभी यहाँ तक की जो कंडीशंस हैं इन्हें फॉलो कर रहा है ये 60। ओके, 60 जो एलसीएम आ रहा है, 59 इन्हें फॉलो कर रहा है, लेकिन 119 इसको भी फॉलो कर रहा है। ओके, ये इस वाले को 7 वाले केस को ही 59 फॉलो नहीं कर रहा था। तो स्टूडेंट इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो 1119 होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ एग्स जो उसमें होंगे, टोटल नंबर ऑफ एग्स उसकी बास्केट में वो 119 होने वाले हैं। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? सो जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। यानी कि हमें बात करनी है ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ओके, ऑड पॉजिटिव इंटीजर की, ऑड पॉजिटिव इंटीजर को शो करना है। कैसी कैसी फॉर्म का भाई? 6q + 1 फॉर्म का, 6q + 3 फॉर्म का एंड 6q + 5, इनके फॉर्म का मुझे शो करना है ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो मान लेता हूँ लेट a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। कोई इंटीजर अपनी तरफ से मान लिया, कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है a। ओके, a को मैंने कोई एक इंटीजर अज्यूम कर लिया। अब a तो भाई इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। अब देखते हैं क्या होता है। हमें उनमें से ऑड बनाना है और इस तरह का सेट करना है कुछ कुछ। तो अब बात करते हैं यूजिंग यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। यूक्लिड डिवीज़न लेमा का यूज़ करूँगा तो a = 6q + r हो जाएगा, वेयर r इज ग्रेटर इक्वल 0 एंड लेस देन b। ये भी पता है आप लोगों को। तो स्टूडेंट्स 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के फॉर्म का प्रूव करना है।
अब मेरे पास यहाँ पे शायद ये b है, बी क्यू प्लस 6 की जो 6 वैल्यू है वो b की वैल्यू, b का प्लेस 6 ने ले लिया है स्टूडेंट्स, लेकिन r चेंज हो रहा है वहाँ पे, q वही है, तो जो b है वो 6 हो गया है स्टूडेंट्स। यहाँ से पता चल जाता है इसकी फॉर्म का बन रहा है, तो जो b की वैल्यू है, a तो कोई इंटीजर है, b की वैल्यू है वो ये वैल्यू होती है। तो यहाँ से मुझे ये पता चल पाएगा कि जो b है हेयर b इज इक्वल टू 6, और जब b 6 है, यहाँ 6 आ गया, तो पॉसिबल r क्या क्या हो जाएगा, पॉसिबल r इज इक्वल टू r की पॉसिबल वैल्यूज़ पर 0 और 6 के बीच में जो वैल्यूज़ आएंगी 0 को शामिल करके 1 2 3 4 5, ओके 0 1 2 3 4 5 ये वैल्यूज़ आने वाली हैं। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ इसकी, तो जो r की वैल्यूज़ हैं वो 1 बाई 1 इसमें पुट करूँगा। मुझे इसमें क्या क्या पुट करना है इसका याद रखना, इसमें जो पुटिंग करना है मुझे वो r इज इक्वल टू समथिंग समथिंग है जो गिवन है 0 1 2 एंड सो ऑन, और b इज इक्वल टू 6, ये इसमें नंबर वाइज पुट करना है, इस ये फार्मूला जो दिख रहा है आपको इसमें। तो मैं a इज इक्वल टू, लेकिन यहाँ एट r इज इक्वल टू 0, r इक्वल टू 0 पे a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6q प्लस 0 यानी 6q रहेगा, और एट r इज इक्वल टू 1 की बात करूंगा तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 1 हो जाएगा। एट r इज इक्वल टू 2 की बात करूंगा तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 2 हो जाएगा, और एट r इज इक्वल टू 3 की बात करूंगा तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 3 हो जाएगा, और एट r इज इक्वल टू 4 की बात करूंगा तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 4 हो जाएगा, और एट r इज इक्वल टू 5 की बात करूंगा तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 5 हो जाएगा। अब मुझे ये a की वैल्यूज़ मिल गई हैं, अब इनमें से डिसाइड करना है कि ऑड कौन सी है, इवन कौन सी है, ओके क्योंकि ऑड पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है, इनके फॉर्म की, वो तो बाद में देखेंगे इनकी फॉर्म की बन रही है कौन सी बन रही है, बट पहले ये डिसाइड कर लें ऑड है या इवन है। अब ये 6q दिखाई दे रही है तो 2 इंटू 3q बोल सकता हूँ उसे, भाई इवन हो गई, ओके क्योंकि 2 इसका फैक्टर है, 2 से ये 2 का डिवाइड हो रहा है ना इसमें, तो ये इवन हो गया, ओके 6q प्लस 1, 6q प्लस 1 दिखाई दे रहा है मुझे, ये 2 इंटू 3q प्लस 1 का है इसके फॉर्म का, तो 2m प्लस 1 यानी ये जो हो गया ऑड हो गया। स्टूडेंट ये पता होना चाहिए कि जो इवन नंबर होते हैं इवन उनकी फॉर्म 2m होती है, और ऑड नंबर होते हैं उनकी फॉर्म 2m प्लस 1 होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, या 2m माइनस 1, ओके इतना याद रखिएगा। तो ये ऑड नंबर हो गया। अच्छा अब नेक्स्ट की बात करता हूँ 6q प्लस 2, तो 2 कॉमन आ जाएगा, 3q प्लस 1 होल ब्रैकेट के बाहर 2 है, ये इवन हो गया। नेक्स्ट a इक्वल टू 6q प्लस 3, कॉमन तो 3 आ रहा है बट इवन है या ऑड है ये नहीं बोल सकते, और वैसे ही इसकी फॉर्म का मांग भी रहा है तो ये ऑड ही है वैसे तो, क्यों क्योंकि 6q प्लस 3 है, 6q प्लस 2 करके मैं कॉमन भी लूँगा ये ऑड निकलेगा ऐसे करके, 6q प्लस अगर जो 2 प्लस 1 करूँगा ना तो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, 3q प्लस 1 प्लस 1 ऑड की फॉर्म बन जाएगी। तो स्टूडेंट तो इसे मैं डायरेक्ट बोल दूंगा ये क्या है, ऑड है भाई, और 6q प्लस 4 2 कॉमन आ रहा है यहाँ से तो 3q प्लस 2 हो जाएगा, ये भी इवन हो जाएगा। और नेक्स्ट नंबर जो आ रहा है 6q प्लस 5, ये भी ऑड ही आएगा, ऑड। तो अब स्टूडेंट्स मुझे ऑड वाले छांटने हैं कि ऑड नंबर्स जो आए हैं वो किस किस फॉर्म में आए हैं। भाई ऑड के ये 1 ऑड 2 ऑड 3 ऑड ये तीनों ऑड हैं, और ऑड की जो फॉर्म है वो वही है जो कि क्वेश्चन में है, इसके अकॉर्डिंग 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5 यही आ रही हैं ऑड नंबर। तो इसके अलावा अब मैं बोल सकता हूँ सो वी कैन से दैट एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, एनी
ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5। ओके, तो इनके फॉर्म का हो सकता है ये क्वेश्चन अब हो गया है। ओके, अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। एन आर्मी कंटिनेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? तो ये बता रहा है कि दो ग्रुप हैं आर्मी के, एक में 616 है मेंबर्स, दूसरे में 32 मेंबर्स हैं। तो स्टूडेंट्स इस 32 वाले मेंबर्स जो हैं इनके ग्रुप बनाने हैं, इनके पीछे ये लोग 616 में लोग हैं वो 32 लोगों के पीछे मार्च करना है। अब ऐसा तो नहीं है कि 32 एक लाइन में कर दो और ये 616 इनकी एक लाइन बना दो, इनके पीछे एक ही ग्रुप बना दो, चला जा रहा है, ऐसा भी पॉसिबल है भाई। बट क्वेश्चन में कंडीशंस हैं इसी से बचने के लिए। उसमें ये बता रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, कितने कॉलम बन सकते हैं। ओके, जबकि सेम कॉलम बने, जितने कॉलम 32 मेंबर्स के बने उतने ही कॉलम 616 के बने, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। तो स्टूडेंट इस केस में दिखाई दे रहा है, हमें पता चल पा रहा है कि कोई ऐसा नंबर जो इसे भी डिवाइड कर सके, इसे भी डिवाइड कर सके, है ना, जो 32 को भी डिवाइड कर दे, 616 को भी एक्यूरेट कंप्लीटली डिवाइड कर दे। तो स्टूडेंट्स जो नंबर डिवाइड करेगा वो होगा इनका HCF, और वही वो नंबर्स होंगे जो नंबर ऑफ कॉलम्स की जो बात कर रहा है इसमें। ओके, इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स। तो देखता हूँ मैं क्या होगा इनका। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से सॉल्व करता हूँ यूजिंग यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है एंड r ग्रेटर इक्वल 0 एंड लेस देन b होता है। तो बिगर नंबर को a मानते हैं, स्मॉलर को b मानते हैं, पता था हमें। 616 इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई कितना, 32 से डिवाइड करो इसे, 616 को कितने बार जाएगा, 616 और 32 1 जा 32, 9 बचा, 2 296, 32 9 जा 9 8 जा 9 2 जा 18, 9 3 27 28, ये बच गया, 9 से 8 काटा 1, यहाँ पे 6 आएगा, सॉरी 16 से 8 काटा 8, तो ये 80 होगा। तो 8 बच रहा है रिमाइंडर, मतलब 19 बार जा रहा है और 8 रिमाइंडर बच रहा है। अब 32 और 8 को लूँगा मैं, तो 32 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0, ये दिखाई दे गया मुझे कि यहाँ पे 0 रिमाइंडर आ रहा है, यानी HCF कितना आ रहा है, लास्ट डिवाइजर HCF 8 हो गया। तो स्टूडेंट इसका एग्जैक्ट आंसर है वो 8 हो गया। 8 ग्रुप बनाए जाएंगे। अब स्टूडेंट बताता हूँ इस क्वेश्चन को, समझाता हूँ कैसे क्यों आएंगे, क्या होगा इसका मतलब। इसका मतलब ये है कि आप इसके 8 ग्रुप बना लो। ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है जो मैं दे रहा हूँ कि 32 है, उसे 8 से डिवाइड कर दो, मतलब 8 ग्रुप बना लो। इसे 8 से डिवाइड करूँगा तो भाई 4 आएगा, तो 4 4 के ग्रुप बनेंगे मेरे। वन 2 3 4 5 6। तो स्टूडेंट्स ये 32 लोग हो गए, ये बैंड हो गया आर्मी का बैंड। ओके, जो कॉमन पर्सन है अब वो इनके नीचे चलेंगे। अब इनके नीचे अब पता है ये कितने कितने आएंगे, 8 ग्रुप बने हैं, तो 8 से डिवाइड कर दो इसे, जो आएगा उतने उतने मेंबर एक एक में आ जाएंगे। यहाँ पे 8 से डिवाइड करता हूँ अगर जो मैं 616 को, तो भाई कितना आएगा, 8 7 जा 56, कितना बचेगा यहाँ पे 5 बचेगा, 8 7 जा 56। ओके, तो सही आ रहा है 77। तो ये 77 इसमें लगा दो, 77 इसमें, 77 77 77। तो स्टूडेंट इस तरह से अगर जो सेट करूँगा मैं तो कंप्लीट हो जाएंगे, ये पूरे फुल डिवाइड हो जाएंगे और एक कंप्लीट यहाँ पे लाइन बन जाएंगी। ये सेम नंबर ऑफ ग्रुप हो जाएंगे और सारे जो आर्मी लोग हैं वो इस तरह से मार्च कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन का मतलब था स्टूडेंट्स, समझ आ गए सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट में बता रहा है
use Euclid division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m और 3m plus 1 for some integer m। इसमें बता रहा है कि किसी नंबर का स्क्वायर 3m या 3m plus 1 के फॉर्म का हो सकता है, स्क्वायर की बात कर रहा है। ओके, द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे ऑड और इवन की बात नहीं कर रहा। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि किसकी बात करनी है, स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर या एनी नंबर। स्क्वायर ऑफ एनी, स्क्वायर ऑफ एनी क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव इंटीजर। गुड, पॉजिटिव इंटीजर। ओके, किसके फॉर्म का, 3m या 3m plus 1 के फॉर्म का, इसके फॉर्म का शो करना है हमें, 3m plus 3m 1 के फॉर्म का। तो स्टूडेंट पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है कि b यहीं से पता चल पा रहा है, a कोई इंटीजर मान लूँगा मैं, तो लेट a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। ओके, और b इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब मैं करूँगा यूजिंग यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। जब इसका यूज़ करूँगा तो मैं लिखूँगा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, फिर आर ग्रेटर इक्वल 0 एंड लेस देन b, ये भी पता है हमें। ओके, अब मैं लिखूँगा पॉसिबल r, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r। देखो जो b है वो b कितना हो गया है भाई, 3 हो गया है। ओके, तो यहाँ से मैं देखूँगा 0 और 3 के बीच में 0, 1 और 2 यही वैल्यूज़ हैं। ओके, तो ये पता चल गया, b की वैल्यू 3 पुट कर दी मैंने, तो ये निकाल लिया। अब मैं इसकी बात करूँगा, इसमें वैल्यूज़ पुट करूँगा 1 by 1, 0, 1, 2 और b की वैल्यू 3 हर एक केस में। तो एट r इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 0, इसका मतलब 3q आ रहा है। हमें 3m का फॉर्म कर लूँगा, तो इसे मैं m मान लेता हूँ, ये 3m ही बन जाएगा भाई। ओके, तो एट, लेकिन स्क्वायर की बात कर रहा है इसमें। अब मैं नंबर बाई नंबर इसमें पुट करूँगा वैल्यूज़, तो एट r इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 3q प्लस 0 का होल, 3q प्लस 0 इसका होल स्क्वायर करूँगा मैं, क्योंकि a स्क्वायर पूछ रहा है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो साथ साथ में स्क्वायर भी करता जाऊँगा। तो ये बचेगा मेरा 3q का स्क्वायर, 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर को ब्रेक करूँगा तो 3 इंटू 3q स्क्वायर, ये m का काम कर जाएगा, तो ये 3m बन जाएगा। मतलब जो भी कुल मिला के हमें इस तरह के फॉर्म जो है, इस तरह की फॉर्म दिखानी है, इनसे जो भी बनने वाली हैं। ये 3 इंटू समथिंग, समथिंग का मतलब वो m बन गया, ये कांस्टेंट में आ गया। अब बात करता हूँ एट r इज इक्वल टू 1, 1 की बात करूँगा, तब मैं निकालूंगा इस कर क्या आएगा, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब भाई करते हैं सॉल्व, ये तो इजीली हो गया। इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 6q हो जाएगा। ओके, तो भाई 1 मुझे दिखाई दे रहा है, तो 1 मुझे चाहिए भी, और इन दोनों से 3 कॉमन आ जाएगा, तो 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। यहाँ से मैं 3 कॉमन ले लूँगा, तो भाई 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, ये पूरा m बन जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3m प्लस 1। ओके, तो यही फॉर्म बन गया। अब बात करता हूँ एट r इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू 2 की बात करूँगा, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। ओके, होल स्क्वायर ओपन करूँगा मैं, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 12q। ओके, अब इन दोनों से 3 मिल रहा है, 4 को भी 3 प्लस 1 लिख लूँगा। क्यों लिखूँगा 3 प्लस 1? क्योंकि 1 मुझे चाहिए लास्ट में, और कुछ कुल मिला के 3 कॉमन भी आ जाएगा सबसे, तो ये 9q स्क्वायर प्लस 12q ये लिख लिया, 4 को 3 प्लस 1 लिख लिया। क्यों लिखा 3 प्लस 1? क्योंकि अब इतने से मुझे 3 कॉमन मिल पाएगा। 3 कॉमन लूँगा तो 3q स्क्वायर और प्लस 4q प्लस 1 इंटू 1, ओके लास्ट का प्लस का 1,
ये जो है फिर से m बन जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3m + 1। ओके, ये हो गया है। अब मैं लास्ट में लिख दूंगा, सो द स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1, क्योंकि हर एक केस में वही मिले हैं मुझे जो मुझे लाने थे। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हो गया है, या मैं लिख सकता हूँ लास्ट में कि सो एनी स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1। ओके, तो इरेज करते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 5, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m + 1 और 9m + 8। अब ये क्यूब की बात कर रहा है स्टूडेंट्स, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब में क्यूब की फॉर्म बनानी है। तो देखते हैं इसमें क्या है भाई, देखते हैं। सबसे पहला नंबर लिख लेते हैं कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर किसकी फॉर्म का बनाना है अभी, ये हमें करना है 9m, 9m + 1, 9m, 9m + 1, 9m + 8। ओके स्टूडेंट्स, इसके फॉर्म का मुझे शो करना है, वही काम करने वाला हूँ। लेट ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये कोई पॉजिटिव इंटीजर है। ओके, कॉमा b = 9, b = 9 है। अब स्टूडेंट एक बात बताओ मुझे कि जब मैं ये लिखूंगा पॉसिबल वैल्यू ऑफ r, तो क्या हो जाएंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये वैल्यूज हो जाएंगी। तो ये क्वेश्चन r = 0 के लिए सॉल्व करना पड़ेगा, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए 9 बार सॉल्व करना पड़ेगा। क्यूब भी करेंगे तो आई थिंक 4 से 5 पेज भर जाएंगे ये करने में, क्योंकि सारे को चेक करेंगे तो, क्योंकि यहाँ तक चेक तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई b = 9 है। तो इसे बचने का एक तरीका है स्टूडेंट्स, क्या तरीका है, जो b की वैल्यू है वो हम 9 नहीं लेंगे। ओके, b की वैल्यू 9 नहीं लेंगे, क्या लेंगे b की वैल्यू, देखो 9, 9m + 1, 9m + 8 इसके फॉर्म का शो करना है, तो मैं क्या करूँगा, क्यूब की बात कर रहा है, उसके क्यूब की बात। ओके, तो किसी ऐसे नंबर का क्यूब देखो जिसमें जो 9 है ना, 9 का मल्टीपल हो वो नंबर। ओके, तो भाई 9 का मल्टीपल आता है 18 आता है, बट 18 क्यूब नहीं होता, 27 आता है, 27 3 का क्यूब होता है। यस, तो हमें b = यहाँ पे 3 एज्यूम करना है, इसका याद रखना है, b = 3। ओके, क्यों, क्योंकि अगर जो b = 9 ले लूँगा तो बहुत सारी लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगी। तो 3 क्यों लिया, क्योंकि जो क्यूब है 3 का क्यूब ओके 9 का मल्टीपल होता है, इसकी वजह से। तो अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, इसका जब यूज़ करूँगा मैं तो क्या हो जाएगा, a = bq + r होता है, वेयर r इज ग्रेटर इक्वल 0 लेस देन आपका b। ओके, b 3 माना है मैंने, तो यहाँ पे पॉसिबल लिख दूंगा, पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ r की पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो 0, 1, 2 यही हो पाएंगी, क्योंकि b = 3 हो जाएगा, 3 और 0 के बीच में यही सब आएगा और कुछ नहीं आएगा। ओके, तो अब मैं बात करता हूँ एट r = 0, और मुझे क्यूब करना है, r = 0 पे a का क्यूब कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 3q + 0 का क्यूब। 3q + 0 का मतलब 3q ही होता है, 3q का क्यूब, और 3 का क्यूब 27q क्यूब होता है। ओके, और मुझे इनके फॉर्म का शो करना है, तो 27 को क्यों ना मैं जानबूझ के ऐसा लिख लूँ 9 × 3q क्यूब। ओके, और इसको मैं m लिख दूँ, क्योंकि 9 3 27 ही होता है। 27 को उल्टा भी लिख सकते हैं 3 × बट ये क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मुझे ऐसी फॉर्म चाहिए इनके जैसी। तो अब ये 9m बन गया भाई। ओके, यहाँ पे ये m का काम कर जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। अब एट r = 1 की बात करूँगा
तो ए क्यू इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब, ये तो इजी हो गया। अब इसका क्या होगा, करोगे होल क्यूब ओपन, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी, तो कर लेता हूँ कि फिर ऐसे कर लो, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab 3 इंटू 3q इंटू 1 ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी 3q प्लस 1, आगे करता हूँ 27q क्यूब प्लस 1 प्लस 9q का मल्टीप्लाई करूँगा तो 27q² और प्लस 9q। ओके, अब मैं से कुछ इस तरह का बनाऊँगा, 1 वाला बन पाएगा शायद क्योंकि 1 सेपरेट दिख रहा है, इन सभी से 9 कॉमन आ रहा है, तो 27q क्यूब प्लस 27q² प्लस 9q प्लस 1। ओके, इन सबको ऐसे लिख लिया हमने, 9 इन सबसे कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा 3q क्यूब प्लस 3q² प्लस q प्लस 1। अब ये जो मैटर दिख रहा है इतना, ये m बन जाएगा, तो ये 9m प्लस 1 की फॉर्म हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, एक केस और रह गया है आपका 2 का, तो वो यहाँ पे कर लेते हैं। एट r इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू 2 पे ए क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3q प्लस 2 का होल क्यूब। अब 3q प्लस t का होल क्यूब मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab 3 इंटू 3q इंटू 2 ब्रैकेट में a प्लस बी 3q प्लस 2। ओके, तो ये 27q क्यूब प्लस 8 प्लस 3 3 9 2 18q, तो 18 3 जा 54q प्लस 18 2 जा 36q, इनसे भी 9 कॉमन आ रहा है, 8 बच जाएगा क्योंकि इसके फॉर्म का बनेगा, तो 27q क्यूब प्लस 54q प्लस 36q और प्लस 8, तो इतने से 9 कॉमन आ जाएगा 9, तो बनेगा 3q क्यूब प्लस 6q प्लस 4q प्लस 8, ये आपका m हो जाएगा, तो ये 9m प्लस 8 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं लिख सकता हूँ, सो द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म दिस कॉमा दिस कॉमा दिस, लास्ट में लिख सकता हूँ, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 1.2 है, इसमें पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, हर एक नंबर को प्राइम फैक्टर्स में शो करना है। तो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें लिखा हुआ है 140, तो 140 को मुझे प्राइम फैक्टर्स में शो करना है। तो स्टूडेंट्स प्राइम फैक्टर्स में कैसे शो करूँ मैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 5। ओके, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 7 इंटू 5, यही आंसर हो गया स्टूडेंट्स। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स कर देने हैं। ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई द एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। दो नंबर्स हैं, उनका एलसीएम एचसीएफ निकालना है। ओके, तो वही नंबर है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर से वेरीफाई करना है, ये बहुत ईजी है, कर लोगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, जो क्लास 4th में आप लोग निकालते थे ना, वैसे निकालना है इनका एचसीएफ, वैसे निकालना है एलसीएम, ये भी कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड द एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। इसका मतलब ये है क्वेश्चन नंबर 4 का स्टूडेंट कि दो नंबर्स हैं, दो नंबर्स, यानी फर्स्ट नंबर कितना है, फर्स्ट नंबर है आपका 306, सेकंड नंबर कितना है, सेकंड नंबर है 657। अच्छा, उनका एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है 9। ओके, और एलसीएम क्वेश्चन मार्क। तो वही हम जानते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो एलसीएम ही रहने दो, एचसीएफ 9 है, ये 306 इंटू 657
तो इस तरह से करके ये भी निकाल लोगे 9 डिवाइड में ले जाके, ये भी पता चल गया। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है, चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। मतलब 6 की पावर n है वो क्या कभी 0 पे एंड हो सकता है? क्या 6 की पावर कुछ भी लगाऊं उसका 0 एक यूनिट डिजिट पॉसिबल है? ये पूछना चाह रहा है। तो स्टूडेंट देखते हैं। तो मैं मान लेता हूँ लेट 6n कैन एंड विथ क्या? एंड विथ डिजिट 0, ओके, विद द डिजिट 0, ओके, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मैंने मान लिया ये हो सकता है, ओके, मतलब ये मान लिया 6 की पावर n 0 आ रहा है, 6 की पावर n कुछ भी लगाता हूँ तो, सो 6n will be divisible by 2 and 5। 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होगा, ओके। अब जब दोनों से डिविजिबल होगा तो इसका मतलब 2 और 5 इसके फैक्टर्स होंगे। तो करते हैं। नाउ 6n इज इक्वल टू 2 इंटू 3n इज इक्वल टू 2n इंटू 3n। अब यहाँ पे 2 तो मिल पा रहा है भाई, लेकिन 5 नहीं मिल रहा, ओके। 2 एक फैक्टर मिल रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं और कोशिश करते हैं, ढूंढते हैं इसमें कहीं पॉसिबल है। भाई कहीं पॉसिबल नहीं है। फंडामेंटल थ्योरम बोलती है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो भाई प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस भी हो गया है, तो अब कोई चांस ही नहीं है कि 5 मिल जाए, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ लिखेंगे कि देयर इज no chance of 5 as the factor of 6n, okay. So 6n can never end with डिजिट 0। 0 पे एंड नहीं हो सकता, ओके, क्योंकि कोई चांस नहीं यहाँ पे कि 5 आ सके, ओके। तो ये भी स्टूडेंट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। एक्सप्लेन वाई 7 and 11 13 + 13 एंड दिस आर कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर क्यों है स्टूडेंट्स? तो आइए करते हैं क्वेश्चन को। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए अच्छे से, जो डिजिट्स हैं वो क्या क्या लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दो पार्ट है स्टूडेंट इसमें, तो एक पार्ट में कर देता हूँ 7 इंटू 11 इंटू 13 + 13। इसे कंपोजिट शो करना है। तो मैं एक काम ना कर लूँ, ये फर्स्ट टर्म है, ये दूसरा टर्म है, 2 टर्म है, दोनों से 13 कॉमन ले लूँ भाई। तो क्या बचेगा ब्रैकेट में 7 इंटू 11 + 13। तो फिर क्या बचने वाला है 13, ये 77 और 13 77 13 कितना हो जाएगा आपका 90, ओके। तो 13 इंटू 90 हो गया भाई। अब मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो नंबर था ये, इसके 2 फैक्टर तो ये आ गए, एक खुद हो जाएगा, एक 1 हो जाएगा, तो इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए ना। तो यहाँ मैं लिखूँगा सो वी गेट 7 इंटू 11 इंटू 13 + 13 हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, ओके, फैक्टर्स, hence 7 into 11 into 13 plus 13 is a composite number। composite number, ये पता चल गया, ये composite number है, ओके। तो स्टूडेंट अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करते हैं 1.3। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। ये करा चुका हूँ पहले ही मैं कंसेप्ट वाले वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 2 प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। इसे हम लोग समझते हैं। 3 + 2 रूट 5, 3 + 2 रूट 5, इसे हमें इरेशनल प्रूव करना है। यहाँ पे स्टूडेंट्स इसे प्रूव तो करना है 3 + 2 रूट 5 इरेशनल, लेकिन रूट 5 जो है ना वो पहले से इरेशनल यूज़ करना पड़ेगा हमें। हमें इस क्वेश्चन में
पहले से ये पता है कि रूट 5 इरेशनल नंबर है, ये बात लेके चलनी है इसमें, तब कर पाएंगे इसे। ओके, यानी इस क्वेश्चन में ये लिखा होना चाहिए कि गिवन दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर, ये बात गिवन होनी चाहिए इसमें। रूट 5 इज इरेशनल नंबर गिवन क्यों नहीं है? क्योंकि इसके जस्ट पहले ही क्वेश्चन है रूट 5 इरेशनल, रूट 5 को पहले इरेशनल प्रूव करवा लिया, उसके बाद 3 + 2 रूट 5 को इरेशनल प्रूव करवा रहा है, यानी रूट 5 का हमें यूज करना, रूट 5 को इरेशनल मानना है इसमें। ओके, तो करता हूँ इस क्वेश्चन को, मान लेता हूँ लेट 3 + 2 रूट 5 इज रैशनल नंबर। ओके, इसे रैशनल मान लिया, रैशनल नंबर। जब से रैशनल मान लूंगा तो देन 3 + 2 रूट 5 इज इक्वल टू a/b की फॉर्म में होना चाहिए। ओके, वेयर a, b आर को प्राइम इंटीजर्स, ये को प्राइम इंटीजर्स होने चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से 3 और 2 को 1 by 1 ट्रांसफर करूंगा, रूट 5 को लेफ्ट साइड में सेपरेट करूंगा। मैं देखता हूँ तो 2 रूट 5 इज इक्वल टू a/b माइनस 3, या 2 रूट 5 इज इक्वल टू, इसके नीचे 1 एलसीएम b आएगा तो a माइनस 3b, या रूट 5 इज इक्वल टू a माइनस 3b बाई 2b। अब स्टूडेंट यहाँ पे आके मैं देखूंगा, मैं लिखूंगा वी नो दैट, क्या लिखने वाला हूँ वी नो दैट के आगे, क्योंकि a b इंटीजर माने हैं मैंने, 3 2 इंटीजर होते हैं मैं जानता हूँ, तो वी नो दैट a, b, 3 and 2 आर इंटीजर्स। ओके, जब ये इंटीजर है तो इंटीजर्स का आपस में ऑपरेशंस करूँ मैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, तो इंटीजर ही मिलता है, यानी रैशनल नंबर मिलता है मुझे। तो इसका मतलब ये जो है ना, ये रैशनल नंबर हो जाएगा। तो ये इंटीजर्स हैं, सो a माइनस 3b अपॉन 2b विल बी अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्यों होगा? क्योंकि इंटीजर्स से बना हुआ है सारा, उसमें इंटीजर्स के अलावा कोई भी रैशनल है ही नहीं। तो नाउ वी गेट रूट 5 इज इक्वल टू, क्या मिला, ये पूरा का पूरा क्या हो गया भाई, इरेशनल हो गया। ओके, रैशनल हो गया, रैशनल। अब मुझे पहले से पता है कि रूट 5 जो है वो इरेशनल नंबर है, पहले से यूज करना है मुझे इसमें। ओके, तो यहाँ पे रूट 5 इज इक्वल टू रैशनल आ रहा है, मैंने माना था क्या, रूट 5 को रैशनल माना था, और यहाँ पे क्या आ गया, रूट 5 इज इक्वल टू रैशनल, बट मैंने माना इसे था 3 + 2 रूट 5 को। तो ये रैशनल आ रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि ये इरेशनल होता है, तो ये क्या हो जाएगा, बट वी ऑल्सो नो दैट क्या, रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। हम ये भी जानते हैं ये इरेशनल नंबर होता है। जब ये इरेशनल होता है तो क्या हो रहा है, हमारा रैशनल आ रहा है, ये इरेशनल होता है, इसका मतलब ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हमारे इसको, फैक्ट को, यानी अजम्पशन जो हमने की थी, ये रैशनल माना था, इसका उल्टा आ रहा है। ओके, तो इट कॉन्ट्राडिक्ट और assumption, hence 3 + 2 रूट 5 is an irrational number। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमें कर देना है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 किया है वैसे क्वेश्चन नंबर 3 भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 उससे भी इजी है सारे पार्ट्स उसके। नेक्स्ट स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.4 है। सो पहला क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हमें ये बताना है कौन से में टर्मिनेटिंग है, कौन से में नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ओके,
तो इरेशनल तो है नहीं, जो नन टर्मिनेटिंग और नन रिपीटिंग या नन रिकरिंग ऐसा आ जाए, तो इरेशनल एक भी नहीं दिख रहा है, इसमें सारे इलेक्ट्रॉन है। यानी जिनके डिनोमिनेटर्स में जो फैक्टर्स बन रहे हैं वो या तो सारे 2 हों या सारे 5 हों या 2 और 5 हों, इनके अलावा कोई भी नंबर है तो वो फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल फर्स्ट वाला है 13 अपॉन आपका 3125, तो 3125 जो है ये आपका 5 की पावर 5 होता है। ओके, तो 5 की पावर 5 है तो आपका क्या आएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। ओके, सेकंड नंबर है 64 अपॉन 455, तो इसमें फैक्टर करके पता कर लोगे कि 455 में कोई नंबर ऐसा भी आएगा कि जो कि 5 के अलावा भी कुछ आएगा, तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो जाएगा। तो देखते हैं 64 अपॉन 455 है, तो 64 है, यानी जो आपका न्यूमरेटर है उसके फैक्टर करने की ज़रूरत नहीं है, बट कभी कभी ज़रूरत पड़ती है। मैं आपको बताऊंगा कब पड़ेगी। देखो 455 को जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 इसके फैक्टर करते हैं, 5 9 जा 45, 5 बन जा 5 इंटू 7 इंटू 13, ये हो रहे हैं। ओके, तो इसमें 5 तो आ रहा है ठीक है, बट ये फालतू आ रहे हैं, इसकी वजह से ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हो जाएंगे क्वेश्चंस। और जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 भी ईजी है, और क्वेश्चन नंबर 5 है 29/343, ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको दिखाई दे रहा है 2^3 5^2, ये टर्मिनेटिंग है। 129 आपका 2^5 5^7, ये भी कभी नहीं होना, ये टर्मिनेट नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। अच्छा 6/15 की बात कर लेते हैं। 6/15 स्टूडेंट ये वो केस होते हैं, अब आप क्या करोगे यहाँ पे 6/3 × 5 कर दोगे, आप देखोगे 5 के अलावा 3 भी आ गया, लेकिन 3 से कभी कभी ये न्यूमरेटर कट भी जाता है, तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग कि भाई हमें तो इसके अकॉर्डिंग क्या लिख दिया कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग लिख दिया, लेकिन ऐसा नहीं है ये। क्यों? क्योंकि 3 से कट जाएगा ये कितने टाइम, 2 टाइम, तो क्या बचेगा 2/5 बचेगा। अब तो डिनोमिनेटर के फैक्टर 5 ही रह गया, तो फिर क्या हो गया, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ओके, तो ये सारे पार्ट्स इसके हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटेड डेसिमल। इसमें वही करना है, क्वेश्चन नंबर 1 में जिन जिनके टर्मिनेटिंग डेसिमल आ रहे हैं उन्हें लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करके उनके डेसिमल लिख दीजिए कि कहाँ कहाँ तक वो रिपीट होते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें पूछ रहा है राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल। मतलब जिन जिनका टर्मिनेटिंग आ रहा है उन्हें लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करके बता दो कि कितना कितना आ रहा है, मतलब डेसिमल फॉर्म में कर दो उनका जिनका टर्मिनेटिंग आ रहा है। जैसे कि ये क्वेश्चन मैंने किया है 2.5, इसका 2.5 का 0.4 आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से शो करके दिखा देने हैं जिन जिनका टर्मिनेटिंग आए वो। क्वेश्चन नंबर 3 है द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन इज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। रेशनल है या नहीं ये बताने हैं। If they are rational and the form p by q, what can you say about the prime factors of q? अब ये बता रहा है कि अगर जो p रेशनल है तो p by q की फॉर्म में करो। तो अब स्टूडेंट इसमें मैंने आपको पहले बताया था कि जो नंबर्स या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग हो, वो होते हैं रैशनल नंबर्स। तो भाई फर्स्ट वाला है टर्मिनेट हो गया 9 पे, तो ये रैशनल है। सेकंड वाला 0.120 1200 12000 ये गया, कभी ख़त्म ही नहीं होगा, ना तो रिपीट हो रहा है, ग्रुप एक रिपीट नहीं हो रहा ना। वैसे कहोगे कि आप 12120 आ रहा है, लेकिन सेम नहीं आ रहा है, पहले 10 पे 20 पे 30, एक ब्लॉक रिपीट नहीं हो रहा ना, तो इसकी वजह से ये इरेशनल नंबर होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग वाला। थर्ड नंबर है ये रिपीट हो रहा है 9 डिजिट के बाद में, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये भी आपका रैशनल नंबर हो जाएगा। अब इन्हें p by q की फॉर्म में करते हैं। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका और थर्ड क्वेश्चन है जो रेशनल नंबर्स हैं, केवल नहीं करूँगा p by q फॉर्म में, वही हो पाएंगे। तो फर्स्ट नंबर में कह रहा है 43 पॉइंट कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
तो इसका भाई डेसिमल हटाओ, नीचे 0 लगा दो, 9 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये भी आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो गया। ओके, आपका थर्ड नंबर है वो भी रेशनल सभी पी वाई क्यू के फॉर्म में करना है। 43.12345678 9 यहाँ तक है। अब इसे 9th क्लास की तरह कर सकते हो आप लोग, क्योंकि इससे इतने पे बार लग रहा है अभी। तो मैं क्या करूँगा, लेट x इज इक्वल टू 43.123456789 बार। ओके, और मल्टीप्लाई कितने करूँगा, 1 पे 90 का, क्योंकि पे 9 आ रहे हैं, तब ये डेसिमल यहाँ पे एक ब्लॉक को पार कर पाएगा। तो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 x इज इक्वल टू 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, अब ये इक्वेशंस बन गए हैं। ये आपका फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो यहाँ मैं लिखूँगा फ्रॉम सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड से फर्स्ट माइनस कर लो। तो भाई इतने x हैं, अब इतने में से मैं एक x माइनस कर दूंगा, तो क्या बचेगा, 9 टाइम बचेगा 9 9 x इज इक्वल टू, इसमें से डेसिमल वाला पार्ट तो वैसे ही माइनस हो गया, इससे 43 माइनस कर दो, मतलब 89 से आप 43 माइनस कर दो। तो 4 3 1 2 3 4 5 6 7, इससे ये माइनस करोगे तो 4, और 9 से 3 माइनस करोगे तो 6, ये आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6 डिवाइड बाई 9 9 9 9 9 9 फिर से 9 9 9। तो ये स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गया है। अब आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, उसमें वो क्वेश्चंस आने वाले हैं जो हॉट्स हैं, यानी हॉट्स का मतलब ऐसा नहीं कि हार्ड क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन वो हैं जो लास्ट ईयर 2-3 सालों के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। मतलब इसी चैप्टर से, चैप्टर वाइज मैं क्वेश्चन लाऊंगा। इस चैप्टर नंबर 1 से जो क्वेश्चन पिछले 2-3 सालों में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन का कलेक्शन मेरे पास 20 क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट वीडियो में आने वाले हैं। ओके।